नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एज। देखिए, आगामी जो 2025 विधानसभा चुनाव बिहार में होने जा रहे हैं, ये कई मायनों में अलग होगा। कई मायनों की बात करें, जिनमें से मुख्य अगर देखा जाए तो एक नई मजबूत पार्टी के तौर पे जनसुराज इसमें शिरकत करते नजर आएगी। तो वहीं इस बार का जो चुनाव होगा, इसमें हर पार्टी का जो समीकरण है वो बदला बदला नजर आने वाला है। क्या बदलेगा, मैं आपको वो बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बात करूं अगर राजद की, क्योंकि राजद के ऊपर ही समीकरण का सबसे मजबूत तमगा लगा हुआ है। राजद के बारे में कहा जाता है कि एम और वाई की राजनीति राजद करते हैं और इसी के कारण मुस्लिम और यादव का वोट परमानेंटली राजद के पास फिक्स है, जिसको अभी तक कोई हिला नहीं पाया। हालांकि लोकसभा चुनाव जब हुए तो उस दरमियान पप्पू यादव और हिना साहब की नाराजगी ने कुछ हद तक लालू यादव के एम वाई समीकरण को हिला कर रख दिया। तो राजद इस बार अपने हिले हुए समीकरण को मजबूत करने के लिए समीकरण में थोड़ा सा कुछ और जोड़ा है। राजद की तरफ से जोड़ा गया है के, एम यानी कि मुस्लिम, वाई यानी कि यादव और के यानी कि कुशवाहा। पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान आपने देखा किस प्रकार से कुशवाहा कैंडिडेट्स को ज्यादा उतारा था राजद ने। वहीं संसदीय दल का नेता भी अपनी बेटी को छोड़कर लालू ने अभय कुशवाहा को बनाया। तो ये साफ तौर पे दर्शा रहा है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें आरजेडी का जो वोट फैक्टर होगा वो एम वाई के होगा। हालांकि और भी लोग आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, अलग अलग जातियों के भी वोट समर्थन में देते हैं राजद के, लेकिन मेन जो फैक्टर होता है वो एम वाई के इस बार होने वाला है। उसके बाद अगर अगली पार्टी की बात करें तो जदयू यानी कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो राजनीति करते हैं उसमें नीतीश कुमार की राजनीति में लव कुश और लव कुश के साथ महिलाएं होती है। इस बार नीतीश कुमार जब यात्रा पर निकलने वाले हैं तो उनका फोकस विशेष तौर पर महिलाओं पर होगा। पिछली दफा नीतीश कुमार महिलाओं को अपने स्कीम से रिझाने का प्रयास किए थे, लेकिन इस बार महिला सम्मान यात्रा के तहत नीतीश कुमार महिलाओं से मिलकर उन्हें कन्विंस करेंगे अपने लिए वोट करने के लिए। तो देखा आपने किस प्रकार से राजद का एम वाई के और जदयू के नीतीश कुमार का लव कुश और महिलाएं यानी कि एल के एम। उसके बाद अगर बात करें जनसुराज की, जनसुराज अभी नई नवेली पार्टी है। प्रशांत किशोर भरे मंच से कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन एक चीज यहां पर साफ है कि प्रशांत किशोर के बार बार कहने के बावजूद जनसुराज भी जातिवाद से अछूता नहीं रहने जा रहा। जनसुराज में भी जाति के आधार पर टिकट बांटे जाएंगे, जितनी संख्या जातियों की है उतनी टिकट जातियों को मिलेगी। लेकिन अगर देखा जाए किस वोट बैंक पर जनसुराज की नजर है, किसको जनसुराज साधने का प्रयास करेगा, तो जनसुराज भी जानता है बिहार के अंदर बड़ा वोट बैंक मुस्लिम और यादव है। तो मेन नजर जो है जनसुराज का मुस्लिम और यादव के ऊपर होगा, क्योंकि मुस्लिम और यादव के वोट लेकर जनसुराज मजबूत तो होगा ही, साथ ही जो इस वक्त बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी राजद है वो कमजोर हो जाएगी। तो ऐसे में जनसुराज की तरफ से एम वाई को साधने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि लालू का जो खिसकता हुआ जनाधार है उसे जनसुराज कब्जा करने की फिराक में होगी। लेकिन सिर्फ एम वाई से काम नहीं चलने वाला। प्रशांत किशोर अपने नाम में अपनी जाति का टाइटल नहीं लगाते, लेकिन इस चीज को मुद्दा बनाया विपक्ष ने। अब जनसुराज का कहना है कि विपक्ष ने जब मुद्दा बना दिया है तो प्रशांत किशोर ब्राह्मणों के नेता बनेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो बिहार के अंदर कोई बड़ा फेस ब्राह्मणों के नेता के तौर पर है नहीं, तो एक बड़ा ऑप्शन प्रशांत किशोर के तौर पर ब्राह्मणों को बिहार में मिलेगा। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ईबीसी पर नजर बनाए हुए हैं, यानी कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, जो अति पिछड़े हैं, उनके ऊपर प्रशांत किशोर की नजर है। और ये वोटर जो हैं वो बीजेपी के हैं। तो अगर ऐसे में अगर दो बड़ी पार्टियों की बात करें, बीजेपी और राजद की, तो इन दोनों के अंदर अगर जनसुराज सेंध लगाने में सफल हो जाती है तो जनसुराज बिहार के अंदर एक बड़ा चुनावी फैक्टर बन के भी उभरेगा। उसके बाद अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो वोटर्स होते हैं वो होते हैं फॉरवर्ड और ईबीसी। हालांकि कुछ कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिससे फॉरवर्ड भी बीजेपी से नाराज हुए। कई सारे मुद्दों पर बीजेपी के सामने फॉरवर्ड की नाराजगी जो है वो देखने को मिली, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा रहा SC/ST एक्ट, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने अध्यादेश लाकर उसके बाद कानून बनाकर SC/ST एक्ट को लागू रखा। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिससे भारी संख्या में जो फॉरवर्ड हैं वो बीजेपी से नाराज भी हुए। लेकिन इसके बावजूद अभी भी बीजेपी को एक बड़ा फॉरवर्ड वोट जो है वो मिलता है और ये लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिला।
तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा। इसके साथ ईबीसी के लोग भी बीजेपी में भरोसा करते हैं, क्योंकि बीजेपी कई सारे गरीबों के उत्थान के स्कीम लेकर आई है, जैसे उज्ज्वला योजना है, और उसके बाद सभी के गरीबों के खाते में पैसा भेजने का मुद्दा हो, किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेजने का मुद्दा हो, कई ऐसे स्कीम्स है जो कहीं ना कहीं गरीब तबके को आकर्षित करता है बीजेपी के तरफ। तो ऐसे में फॉरवर्ड और ईबीसी का एक मजबूत समीकरण बीजेपी के पास भी है। लेकिन देखने वाली बात है कि जो समीकरण इस बार बनाया जा रहा है, क्या 2025 के चुनाव में ये समीकरण काम करेंगे? किसका समीकरण बाजी मारेगा और किसका समीकरण मात खाएगा, ये 25 के चुनाव के परिणाम में जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।